नमस्कार, मैं अमरेश कुमार। अपने पहले के वीडियोज़ में हमने जो भी अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर ओजोन लेयर का क्षय हो, उसको साइंस की परिभाषा में समझने की कोशिश की थी। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आज हम एक नए तरीके से शुरुआत करेंगे और आज हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की। इसमें जो भी बायोलॉजी का सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे अलग अलग क्लासों में। हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन पूरी बायोलॉजी की जो सिलेबस है हम उसको कवर करेंगे और बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी हम कवर करेंगे। लेकिन पहले जो हम पढ़ाएंगे वो होगा हमारा बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। हाल के संदर्भ में अगर देखा जाए तो विभिन्न एग्ज़ामों में, चाहे वो कमीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर वो एसआई का एग्ज़ाम हो, या फिर वो टीचर का एग्ज़ाम हो, टीईटी का एग्ज़ाम हो, हर एक में जो साइंस का वेटेज है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसको ध्यान में रख कर के अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को अच्छा कर लेते हैं तो हम एग्ज़ाम में भी अच्छा कर लेते हैं, तो हम आने वाले एग्ज़ाम में भी अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी की। और आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो मुख्य रूप से इसका जो सिलेबस है उस पर केंद्रित होगा, जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रख करके इसका जो सिलेबस है वो क्रिएट किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति के बारे में। जब हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले सवाल जो मन में यही आता है कि इतना बड़ा जो जीव मंडल है जिसमें इतने सारे जीव हैं, तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जब तक हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में नहीं पढ़ते, हम जीव मंडल के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। हम जीव मंडल को तभी समझ पाएंगे जब हम जीवन की उत्पत्ति को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम जीवन की उत्पत्ति को समझें तो जो जीवन की उत्पत्ति थी और जो पृथ्वी का प्रारंभिक विकास था वो लगभग एक साथ ही हुआ। जो प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, वो मुख्य रूप से कहाँ पे हुआ, तो वो मुख्य रूप से समुद्र की गहराइयों में हुआ, समुद्र के अंदर हुआ। और समुद्र के अंदर सबसे पहले कुछ वायरस जैसे पार्टिकल्स बने जो मुख्य रूप से न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बने होते थे। ये जो वायरस जैसे पार्टिकल्स थे जो मुख्य रूप से न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बने होते थे, इन्हीं से आर्कीबैक्टीरिया जैसे जीवों का विकास हुआ। आर्कीबैक्टीरिया, ARCHEBACTERIA। ये जो आर्कीबैक्टीरिया थे इनको प्रारंभिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये जो आर्कीबैक्टीरिया थे इनमें सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का विकास हुआ था, और फिर ये जो आर्कीबैक्टीरिया जैसे जीव थे इनसे फिर साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों का विकास हुआ। ये जो साइनोबैक्टीरिया थे ये पहले जीव थे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते थे। ऐसे भी उस समय समुद्र के अंदर CO2, CH4 इन सब का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, तो उसकी उपस्थिति में इन्होंने प्रकाश संश्लेषण किया, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये जो साइनोबैक्टीरिया जैसे जीव थे इन्होंने बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज किया, और धीरे धीरे समुद्र के अंदर जो ऑक्सीजन था उसकी मात्रा बढ़ने लगी। और इसीलिए जो प्रारंभिक जीवन का विकास हुआ वो मुख्य रूप से समुद्र की गहराइयों में हुआ। और उसके बाद फिर जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा तब फिर धीरे धीरे यूकैरियोटिक जीवों का विकास हुआ, और उसके बाद फिर जैव विकास समुद्र से फिर जब धीरे धीरे जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन स्थल मंडल पे बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद फिर जैव विकास स्थल मंडल पे फिर इसकी शुरुआत हुई। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के बाद हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जैव विकास। अर्थात हमने देखा कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो तो एक बैक्टीरिया के रूप में हुई। वो बैक्टीरिया कौन सा था, हमने देखा कि पहले आर्कियोबैक्टीरिया आए, और आर्कीबैक्टीरिया के बाद फिर साइनोबैक्टीरिया, और फिर आर्कीबैक्टीरिया के बाद फिर साइनोबैक्टीरिया आए जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करते थे। लेकिन वो जो बैक्टीरिया थे, चाहे वो आर्कीबैक्टीरिया हो या साइनोबैक्टीरिया हो, उसी से इतने बड़े जीव मंडल का विकास हुआ। तो उससे इतने बड़े जीव मंडल का विकास किस तरह से हुआ, इसी को हम जैव विकास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैव विकास में हम बहुत सारे अलग अलग लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डार्विन के द्वारा दिया गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर उसके बाद उत्परिवर्तन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जो कि हुगो डी वेरिस के द्वारा दिया गया। इससे ये पता चलता है
ये जो लॉज हैं, चाहे वो डार्विन का लॉज हो या फिर ह्यूगो डी वेरिस का लॉज हो, उससे ये पता चलता है कि जैव विकास किस तरह से हुआ। जैसे डार्विन ने कहा था, जैसे कि डार्विन ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो मुख्य रूप से उन्होंने कहाँ पे किया था, तो गैलापागोस आइलैंड पे किया था। गैलापागोस आइलैंड साउथ अमेरिका के वेस्ट में स्थित है और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक चिड़िया पाई जाती है जिसे कहा जाता है फिंच बर्ड, यहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने देखा कि फिंच बर्ड का जो बिक होता है, अर्थात उसका जो चोंच होता है, उसमें चोंच का पैटर्न अलग अलग होता है। चोंच का पैटर्न अलग अलग होने का आधार उन्होंने ये बताया कि ये जो चिड़िया होती है वो गैलापागोस आइलैंड में छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उन सब छोटे छोटे आइलैंड्स पे पाई जाती है। और उन सब छोटे छोटे आइलैंड्स पे जो खाने वाले पदार्थ होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। कहीं पे उन्हें उन पदार्थों को चुगना पड़ता है जहाँ पे वो दाने को खाते हैं, कहीं पे वो कीड़ों को खाते हैं, कहीं पे वो फल को खाते हैं। इसी आधार पे उन पे क्या देखा गया, जो बिक का आकार होता है, मतलब उनकी जो चोंच होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। इसी आधार पे डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बाद फिर हम ह्यूगो डी वेरिस के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूगो डी वेरिस के उत्परिवर्तन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्परिवर्तन किस तरह से जीवों में क्रमिक परिवर्तन को जन्म देता है और किस तरह से ये जो परिवर्तन होता है वो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है और फिर आने वाली जनरेशन में किस तरह से इन परिवर्तनों या फिर इन लक्षणों की वंशागति होती है। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैव विकास के बाद वर्गीकरण में हम मुख्य रूप से देखने की कोशिश करेंगे कि जीवों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। इतना बड़ा जो जीव मंडल है उसमें अलग अलग प्रकार के जीव हैं और उनका किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। अगर हम वर्गीकरण की रैंकिंग को देखने की कोशिश करें तो इसे इस तरह से लिखा जाता है KPCOFGS, अर्थात वर्गीकरण में जो सबसे बड़ा वर्ग होगा वो होगा किंगडम। एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं, एक फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लास होते हैं, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, एक फैमिलीज के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं और जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। इसीलिए क्लासिफिकेशन का जो सबसे बड़ा आधार हो गया वो हो गया किंगडम और क्लासिफिकेशन का जो सबसे छोटा आधार हो गया वो हो गया स्पीसीज। जब हम वर्गीकरण में पढ़ेंगे तो हम इन्हीं किंगडम, फाइलम और जीनस और स्पीसीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। वर्गीकी में जो वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से व्हीटेकर के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसको मान्यता दी गई है और व्हीटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है, अर्थात जो पूरा जैव मंडल है, जो पूरा जीव मंडल है उसे 5 किंगडम्स में बांटा गया है। ये 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं? ये 5 किंगडम्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट्स और एनिमल्स। इस तरह से 5 किंगडम्स में बांटा गया है। जो मोनेरा है उसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स को रखा गया है, मतलब जीवाणु और उससे संबंधित जो जीव हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, आर्के बैक्टीरिया हो गया, इन सब को रखा गया है। जो प्रोटिस्टा हैं उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है। उसके बाद फिर है कवक। कवक वैसे पदार्थ हो गए जो मुख्य रूप से सैप्रोफाइट्स होते हैं। कवक सैप्रोफाइट्स होते हैं। उसके अलावा रखा गया है किनको? प्लांट्स को। प्लांट्स में किनको रखा गया है? मतलब वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना खाना खुद बना सकते हैं। और उसके बाद आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स यानी जो हेट्रोट्रॉफिक हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि अपना खाना किनसे प्राप्त करते हैं? तो कवक से प्राप्त करते हैं, अपना खाना प्लांट से प्राप्त करते हैं, या फिर ये दूसरे जीवों को मार करके खाते हैं और उन्हीं से अपना खाना प्राप्त करते हैं। तो इनको हम समझने की कोशिश करेंगे वर्गीकरण में। वर्गीकरण के बाद हम जीव विज्ञान की जो अलग अलग शाखाएं हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और मुख्य रूप से जीव विज्ञान की जो अलग अलग शाखाएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा कोशिका अर्थात सेल्स। ये जो कोशिकाएं होती हैं यही जीवन की आधारभूत, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। हर एक जीव इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। जैसे कि हमने देखा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो अधिकतर यूनिसेलुलर होते हैं
हालांकि एक जीव साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके, जिसे ब्लू ग्रीन अलगी भी कहा जाता है, और इसके अलावा प्रोटिस्टा में भी जितने भी जीव होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट से ही वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहलाते हैं, मतलब वो भी एक सेल के ही बने होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो कवक हो गया या फिर एनिमल्स हो गया या फिर प्लांट्स हो गए, ये सब जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं मतलब बहुत सारे सेल्स से, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोशिकाएं होती है वो जीवन की संरचनात्मक, आधारभूत और कार्यात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीवन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो इन कोशिकाओं के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। यही कोशिकाएं आपस में मिल करके उत्तकों का निर्माण करती हैं। उत्तक जिनको कहा जाता है टिश्यूज, और जो टिश्यूज होते हैं वो आपस में मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के पूरे शरीर का विकास होता है। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो हमारा एक तंत्र है जिसे कहा जाता है पाचन तंत्र, है ना। तो ये जो पाचन तंत्र है ये एक ऑर्गन सिस्टम है। इसका जो निर्माण हुआ है वो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन से मिल करके हुआ है, और उन ऑर्गन्स का विकास किससे हुआ है? तो उत्तकों से हुआ है, और उत्तकों का निर्माण किससे हुआ है? कोशिकाओं से हुआ है। इसीलिए कोशिकाओं को कहा जाता है कि जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका के बाद हम आनुवांशिकता को समझने की कोशिश करेंगे, और आनुवांशिकता से संबंधित जो नियम दिए गए मुख्य रूप से मेंडल के द्वारा, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो 3 प्रकार के दिए गए। उन्हीं तीनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और मुख्य रूप से किसके संदर्भ में? तो गार्डन पी के संदर्भ में, क्योंकि मेंडल के द्वारा ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो गार्डन पी जो होता है, जो मटर का एक प्रजाति होता है, उसी पे किया गया था। तो उसी के संदर्भ में हम आनुवांशिकता के नियम को समझने की कोशिश करेंगे, जो मुख्य रूप से 3 हैं: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो गुण होते हैं, उनका किस तरह से संचरण होता है। जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप से संतान में गुणों का संचरण किस तरह से होता है, कैरेक्टर्स किस तरह से माँ बाप से उनके जो बच्चे हैं उनमें ट्रांसफ़र होते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा जैव उर्वरक। उर्वरक आज हम देखेंगे। ये जो उर्वरक होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं: रासायनिक उर्वरक और एक होते हैं जैव उर्वरक। रासायनिक उर्वरक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि कुछ होता है डायमोनियम फॉस्फेट, या फिर NPK होता है, या फिर यूरिया होता है। तो उनसे क्या होता है, इनसे जो पौधे होते हैं उनको जो भी मिनरल्स होता है या जो भी खनिज तत्व होते हैं वो इन्हीं उर्वरकों से प्राप्त होते हैं। और ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं ये मृदा को जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सब प्रोवाइड करते हैं, और वो फिर मिनरल्स ट्रांसफ़र होते हैं पौधों में, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, पोटेशियम हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो इत्यादि। तो उनको हम कहेंगे रासायनिक उर्वरक। लेकिन अगर हम जैव पदार्थों को ही उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं तो उन्हें कहा जाता है जैव उर्वरक। जैसे कि इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम है। अगर हम जैव उर्वरक में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उनके कंटेंट को अगर बढ़ा देते हैं तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छे से कर पाएगा, और ऐसी स्थिति में जो पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा दूसरे प्रकार के जैव उर्वरक भी होते हैं, जैसे कुछ होते हैं फॉस्फोबैक्टीरिया। फॉस्फोबैक्टीरिया क्या होता है? ये जो प्लांट्स होते हैं उनको फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कुछ होते हैं जैसे कंपोस्ट होते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट होते हैं, ये सब भी जैव उर्वरक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो हमारा होगा मानव शारीरिकी तथा क्रिया विज्ञान। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी या फिर अंग तंत्र। इसमें हम अलग अलग प्रकार के जो अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग प्रकार के अंग तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके द्वारा किन किन कार्यों का संपादन किया जाता है।
जैसे कि कंकाल तथा मांसपेशी तंत्र। इसमें हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। तो कौन कौन सी हड्डी हैं, कौन कौन सी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, हमारे हाथ में कितनी हड्डी पाई जाती है, हमारे पैरों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, हमारे कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सी हड्डी का क्या कार्य होता है, और मांसपेशियां और हड्डियां मिल करके किसी कार्य को किस तरह से संपादित करती हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कंकाल तथा मांसपेशीय तंत्र में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो कोई भी चीज़ खाते हैं उसका पाचन किस तरह से होता है। पाचन का मतलब होता है जो भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो, उसका डाइजेशन किस तरह से होता है, और डाइजेशन के द्वारा किस तरह से जो बहुलक होते हैं या फिर जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया या फैट हो गया, वो किस तरह से अपने मोनोमर्स में टूटता है। मतलब जो डीएनए है वो किस में टूटेगा, न्यूक्लिक एसिड में। जो प्रोटीन है वो टूटेगा किस में, एमिनो एसिड में। और जो फैट हैं वो टूटते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो जो पॉलीमर्स हैं या फिर जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, उनका अपने मोनोमर्स में टूटना, इसी क्रिया को कहा जाता है पाचन। साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि टूटने के पश्चात वो किस तरह से हमारे शरीर में जो हमारा स्टोमक है या फिर हमारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें उनका किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। जब हम इस क्रिया की समझने की कोशिश करेंगे किस टॉपिक में, तो पाचन तंत्र में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विटामिन तथा पोषण। विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो विटामिन होते हैं इनको मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के विटामिन आते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और जो वाटर नॉन सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसमें आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो अलग अलग प्रकार के विटामिन है, जैसे विटामिन बी, इनको भी अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12। ये हमारे शरीर में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और इनकी डेफिशिएंसी के कारण, इनकी कमी के कारण बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे विटामिन सी, इसकी कमी के कारण होता है स्कर्वी। विटामिन डी, इसकी कमी के कारण होता है रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया। विटामिन B12, इसकी कमी के कारण क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। तो हम इस टॉपिक में देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी विटामिन की क्या भूमिका होती है हमारे शरीर में, उसकी कमी के कारण कौन से रोग होते हैं, और कौन कौन से आहार के स्रोत हैं जिससे हमें वो विटामिन जो है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो हमारा होगा श्वसन तंत्र। जो श्वसन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक यहाँ पे कहने का मतलब हो गया वायवीय श्वसन, मतलब जहाँ पे श्वसन जो हो रहा है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो हम उसे कहेंगे वायवीय श्वसन। और अगर श्वसन जो हो रहा है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, या फिर इसे हम किण्वन या फर्मेंटेशन भी कहते हैं। जैसे ईस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, ईस्ट जो होता है वो ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और साथ में CO2 रिलीज होता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है जहाँ पे जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, एथाइल अल्कोहल। तो इस क्रिया को कहा जाता है फर्मेंटेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, केवल 2 ATP रिलीज होते हैं, 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिलीज होंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही साथ CO2 रिलीज होता है। वहीं अगर वायवीय श्वसन की बात करें, जहाँ पे जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ये जो वायवीय श्वसन की क्रिया होती है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। वायवीय श्वसन में सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। वहाँ पे ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। जो पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है, और क्रेब्स साइकिल में किसका निर्माण होता है, NADPH प्लस
4 एटीपी मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। और ये जो NADPH है, उसके बाद ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करता है और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा करीब 32 एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए वायवीय श्वसन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वायवीय श्वसन में कितने एटीपी का निर्माण हो रहा है? 36 एटीपी का। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता था, जो अवायवीय श्वसन होता था, उसमें सिर्फ 2 एटीपी का निर्माण हो रहा था। तो हम वायवीय श्वसन को समझने की कोशिश करेंगे श्वसन तंत्र के तहत, और अवायवीय श्वसन को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ श्वसन तंत्र के तहत कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, हम उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो किनके द्वारा होती है? मुख्य रूप से हमारे लंग्स के द्वारा होती है। लंग्स से श्वसन किस तरह से होता है, किस तरह से ऑक्सीजन अंदर जाता है, किस तरह से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ब्लड में, और किस तरह से वो जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे हार्ट से होते हुए हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र या फिर इसे कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ब्लड के द्वारा विभिन्न न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका संचार हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो विटामिन्स हो। वो किस तरह से जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से होते हुए इन न्यूट्रिएंट्स को, चाहे वो ग्लूकोज हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, उनको शरीर के हर कोशिका तक पहुंचाता है। इसको हम समझने का कोशिश करेंगे परिसंचरण तंत्र में, या फिर इसी को कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट होगा हमारा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हम मुख्य रूप से उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें जो पढ़ना है वो मुख्य रूप से हमें किडनी के बारे में पढ़ना है कि किडनी के द्वारा, जैसे मनुष्यों में अगर हम बात करेंगे तो किडनी के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किस तरह से होता है। अगर हम फिश की बात करेंगे तो उनमें यूरिक एसिड का उत्सर्जन किस तरह से होता है, या फिर अमोनिया का उत्सर्जन किस तरह से होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे उत्सर्जन तंत्र में। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा जनन। उसके पश्चात हम पादप कारिकी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जो पादप ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जो पादप ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से कहाँ पे होती है? पत्तों में होती है। और पत्तों में एक वहाँ पे और पत्तों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें होता है क्लोरोफिल, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से ये जो क्लोरोफिल होता है उसी में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधे हैं की क्रिया के द्वारा जो पौधे हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण किसके द्वारा करते हैं? इनके लिए उन्हें आवश्यकता होती है CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट की। और CO2, H2 और सनलाइट की उपस्थिति में वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। किस रूप में करते हैं? तो अपने भोजन का निर्माण करते हैं सुक्रोज के रूप में। और जो सुक्रोज होता है वो फिर स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, और इसी सुक्रोज के द्वारा पौधे के हर एक सेल को एनर्जी मिलती है। क्योंकि जब सुक्रोज होता है वो पौधों की कोशिकाओं में जाता है, तो वायवीय श्वसन की क्रिया के द्वारा ये जो सुक्रोज होता है उससे एटीपी का निर्माण होता है, और इसी एटीपी का उपयोग चाहे वो कोई भी प्लांट सेल हो या फिर कोई भी एनिमल सेल हो अपने विभिन्न कार्यों हेतु करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो होगा पादप पोषण। पादप पोषण में हम मुख्य रूप से जो एलिमेंट्स हैं, जो खनिज तत्व हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से पौधों को विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व हैं या फिर जो जल हैं वो मृदा के द्वारा प्राप्त होते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो या फिर कार्बन हो या फिर हाइड्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर सल्फर हो या फिर कैल्शियम हो। वो किस तरह से जड़ों के द्वारा जल के साथ एब्जॉर्ब किए जाते हैं, किस तरह से वो पत्तियों तक पहुंचते हैं, और उनका पौधों के द्वारा क्या उपयोग होता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे पादप पोषण में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पादप हार्मोन। इसमें हम मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हार्मोन्स कौन कौन से होंगे? तो ये हार्मोन्स हैं जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, है ना। ये 4-5 प्रकार के हार्मोन हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पौधों में इनकी क्या भूमिका होती है। जैसे जिब्रेलिन,
जिब्रेलिन के द्वारा क्या किया जाता है, ये जो पौधों का एपिकल मेरिस्टेम होता है और जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है उनकी गतिविधि को बढ़ाता है और पौधों में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, मतलब कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है, जिसके कारण पौधों में जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेजी से होगा। साथ ही साथ ये क्या करता है कि सीड डॉर्मेंसी को तोड़ने का काम करता है, मतलब पौधों में जर्मिनेशन की जो क्रिया होती है उसको प्रमोट करता है। एक दूसरा हार्मोन है जैसे कि एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के द्वारा क्या किया जाता है, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो फल के गिरने के लिए या फिर जो पौधे होते हैं उनसे पत्तियों के गिरने के लिए उत्तरदायी होता है और ये क्या करता है कि प्लांट्स को एडवर्स सिचुएशन के लिए तैयार करता है, ताकि एडवर्स सिचुएशन में भी जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। इसके अलावा दूसरे हार्मोन्स हैं जैसे ऑक्सिन है या फिर एथिलीन है, हम उन सब हार्मोन्स के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पादप जनन। पादप जनन में हम मुख्य रूप से जो स्त्री केसर है, पुंकेसर है, जो एंड्रोसियम या गाइनोसियम होते हैं उनके द्वारा किस तरह से जो परागकण है उनका ट्रांसफ़र होता है गाइनोसियम में से, उनका ट्रांसफ़र होता है एंड्रोसियम से गाइनोसियम पे, किस तरह से जाइगोट्स का निर्माण होता है, जाइगोट्स से किस तरह से बीज का निर्माण होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वो जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पादप जनन। और उसके पश्चात हम रोग तथा उनके उपचार के बारे में पढ़ेंगे। रोगों को हम अलग अलग प्रकार से डिवाइड करेंगे, अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज में। जैसे कुछ जो रोग होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। कुछ जो रोग होते हैं वो विषाणुओं के द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। कुछ कवक के द्वारा होने वाले रोग होते हैं, कुछ जो होते हैं प्रोटोजोआ से होते हैं। जैसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जैसे मलेरिया हो गया या फिर काला आजार हो गया। इनका जो इन्फेक्शन होता है और इनके लिए जो माइक्रोब उत्तरदायी होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोटोजोआ होते हैं। बहुत सारे रोग वायरस के कारण होते हैं, जैसे कि मम्स हो गया, मिजल्स हो गया, रूबेला हो गया, ये सब, या फिर एड्स हो गया, ये सब वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। कुछ होते हैं जीवाणुओं के कारण, जैसे डिसेंट्री हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब जीवाणुओं के कारण होते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं, वो कौन कौन से रोग के लिए उत्तरदायी हैं, उनके लिए कोई वैक्सीन है अथवा नहीं है, उनका निदान किस तरह से होगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वो हमारा एक अलग टॉपिक होगा, रोग तथा उनके उपचार। इसके अलावा इसी टॉपिक में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे और इसी टॉपिक में हम वैक्सीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार के वैक्सीन्स कौन कौन से हैं और जो वैक्सीन है वो किस तरह से अपना कार्य करते हैं, वो भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के जीवों का निर्माण किया जा सकता है जीन अनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। अलग अलग प्रकार के जीवों का निर्माण किया जा सकता है उनके डीएनए में संशोधन करके, और उनके डीएनए में संशोधन करके किस तरह से अलग अलग प्रकार के जीवों का निर्माण किया जा सकता है जो हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं, और किस तरह से इनका अलग अलग सेक्टर्स में प्रयोग है। जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इनका क्या प्रयोग है, क्या प्रयोग है। जैसे कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में कुछ इस तरह के ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए भी गए हैं, जैसे कि बीटी कॉटन। नॉर्मली जो कॉटन होते हैं उनको बॉलोवर्म का इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण जो कॉटन होते हैं वो क्या होते हैं कि खराब हो जाते हैं। उनका जो तना होता है कॉटन का वो खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया होता है, अगर हम उसके जीन को प्लांट्स के जीन में इंसर्ट कर देते हैं तो जो प्लांट्स होगा वो किसी भी तरह से बॉलोवर्म से इन्फेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा एक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जिसको कहते हैं हम क्राई प्रोटीन। और ये जो क्राई प्रोटीन होते हैं, एक्सक्यूज मी, और ये जो क्राई प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, वो बॉलोवर्म को मार देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसमें इन्फेक्शन नहीं हो पाता। इसके अलावा हमने कुछ टोमेटो की भी वैरायटी विकसित की है, जैसे कि फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होता है टोमेटो का, जो टमाटर का पौधा होता है, वो बहुत समय तक खराब नहीं होता। उसे आप नॉर्मली जो टमाटर होता है वो क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन ये जो फ्लेवर सेवर वैरायटी होता है टोमेटो का, ये जल्दी खराब नहीं होता। तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में। उसके बाद फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जो अलग अलग प्रकार के जो वैक्सीन्स विकसित किए जाते हैं जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के फलस्वरूप ही विकसित हो पाए हैं।
तो ये तो आज मैंने बताया कि मुख्य रूप से कौन कौन से टॉपिक्स हैं और सिलेबस का क्या क्या हिस्सा है जो हमें कवर करना है। और इसका जो क्लासेस की शुरुआत जो होगी वो कल से होगी, और कल हम मुख्य रूप से जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।